नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप हैं इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशन बैच में। जिन बच्चों ने इस फाउंडेशन बैच में एनरोल किया है, सबसे पहले मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा, फिर अपने इस बैच की शुरुआत करेंगे हम लोग। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे स्टेन हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, ये जो बैच है पूरी तरीके से आपका प्री से लेके मेंस तक का पूरा सिलेबस कवर करेगा। इसमें मैं इस पूरे कोर्स को 2 हिस्सों में बाँटने वाला हूँ। एक हिस्सा ऐसा होगा जो आपके हर चैप्टर का बेसिक हिस्सा कवर करेगा। दूसरा हिस्सा वो होगा जिस हिस्से में मैं एग्ज़ाम रिलेवेंट डेटा आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ये समरी है। हर चैप्टर को 10 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटे की समरी आपको याद रखनी है। वही 1 घंटे की समरी से सारा जो है आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व होता है और एग्ज़ाम में जाके वही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन जब तक आप डिटेल में चीज़ों को ना पढ़ें, तब तक वो 1 घंटे की समरी ना याद रहती है, ना समझ में आती है। तो जो बच्चे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना चाहते हैं। तो बैच जो है वो ज़ीरो से चलेगा और इसके लास्ट कॉर्नर तक हम लोग चलेंगे। अगर आप सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्री में 50 में से आपको 45 से ज़्यादा स्कोर करना चाहिए मिनिमम, और अगर फाइनली आपको अच्छे से रिजल्ट निकाल के लेके आना है तो मेंस में 135 में से 130 नंबर का स्कोर अचीव करना होता है। अगर मैं इंग्लिश के सेक्शन की बात करूँ तो इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब 3 सेक्शन आता है। इस पूरे इंटायर कोर्स में हम तीन के तीनों सेक्शन को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। मैं इस कोर्स के साथ किताब की पीडीएफ अपने फ्री देने वाला हूँ। कोर्स का जो एनोटेशन पीडीएफ है, डबल कॉलम की पीडीएफ, वो सब फ्री आपको मिलेगी। साथ में मेरी जो इंग्लिश ग्रामर की किताब मैंने लिखी हुई है, उसका पीडीएफ भी इस बैच के साथ आपको फ्री मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस बैच के साथ आप सब बच्चों के साथ रहने वाली है। आपको इत्मीनान से मुझे समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस कोर्स को कवर करने के लिए आपको 6 से 8 महीना लगेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा आ गया है जो गलती से थोड़ा ठीक ठाक है और बहुत अच्छा है, और फाउंडेशन बैच को उसने परचेज कर लिया है और वो इतना डिटेल या इतना बेसिक से नहीं पढ़ना चाहता है, तो मेरी यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज मैंने रन कर रखी है संकल्प बैच के नाम से। आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपका ग्रामर का बेस थोड़ा अच्छा है, वो अपने आप में पूरी समरी है, उस समरी को एक बार अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। जिन बच्चों की बेसिक बहुत कमज़ोर है या जो बच्चे बेसिक से चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, ये बैच उनके लिए बनाया गया है। और इसके अंदर वो सब कुछ कवर होगा जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो जो पहला सेक्शन मैं कवर कर रहा हूँ, जो आज की क्लास में कवर कर रहा हूँ, वो ग्रामर कवर कर रहा हूँ। और ग्रामर में आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल, ये सब डायरेक्टली पढ़ने चले जाते हैं और उनको पढ़ते वक्त भी बहुत सारी परेशानी बनी रहती है। उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बचपन में हमें पढ़ाई गई होती है, जिसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अगर हम गांव देहात से आए होते हैं तो हमें ये चीज़ें कभी बताई नहीं जाती है, वो हमें पता भी नहीं होता। जैसे फ्रेज क्या होता है या क्लॉज क्या होता है, इनका सेंटेंस के अंदर यूज केस कैसे होते हैं, वो सब हमको नहीं पता होते हैं। तो हम आपको बेसिक्स थोड़ा सा 2 क्लासेस में बताएंगे, फिर हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज़्यादातर अंग्रेजी के शिक्षकों को आप देखोगे तो अंग्रेजी के शिक्षक आपको एक बात ये बताते हैं कि जो अंग्रेजी है वो एक भाषा, एक लैंग्वेज है। इसमें कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है मैथ्स की तरह या फिर रीजनिंग की तरह कि आप फार्मूला पढ़ ले रहे हो, उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चले जा रहे हो, चीज़ें आपको सही से समझ में आ रही है। यहाँ पे कुछ भी कभी भी कैसे भी हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जो आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसमें भी चीज़ें लगभग लगभग सिस्टमेटिक ढंग से जो है मेंटेन की जाती है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो सही से आपको इसको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर सही से सिस्टम से आप इसे पढ़ोगे तो इसमें भी आपको मैथ जैसी फीलिंग आने लगेगी। मुझे मौका दो ताकि मैं आपका जो बेस है, जो ग्राउंड है, वो सही से बिल्ड कर सकूँ, ताकि आप अंग्रेजी को भी उस तरीके से देख सको जैसे आप मैथ्स को देख रहे हो। क्योंकि जब आप पेपर के अंदर जाते हो और मैथ्स का क्वेश्चन लगाते हो तो बाहर निकल के आते हो, 25 क्वेश्चन करके आते हो, आप बोलते हो पक्का 24 सही होगा। आप यूं नहीं कहते हो कि 24 मैंने किया हुआ है और मेरे 20 सही होंगे या 18 सही होंगे। जीएस में 25 करके आओगे तो पता चला 10 भी सही नहीं निकलते। इंग्लिश में भी लगभग सेम ऐसा होता है कि 25 के 25 किया, देखो कितने सही निकलते। पर मैथ रीजनिंग में ऐसा होता है 25 किया तो एक आध गलती हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पूरे सही निकलते। अब इस इंग्लिश वाले सेक्शन में भी आपको सेम वैसे ही महसूस होगा कि आप अगर 25 क्वेश्चन करके आए हो तो आप ऐसे बोलोगे सर मेरे इतने तो बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए फाउंडेशन सही से बिल्ड करने की ज़रूरत है। 2 लेक्चर हम बेसिक में कवर करेंगे और उसके बाद 2 लेक्चर के बाद फिर हम चैप्टर वाइज मूव करेंगे पूरे कोर्स को कवर करने में। ये एक लंबा कोर्स होने वाला है, तकरीबन 150-200 घंटे क्लासेस चल सकती है। सारा सब कुछ मिला के, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब मिला के 200 घंटे के आसपास क्लासेस चल सकती है। 6-8 महीने तक ये कोर्स चलेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, किसी को अगर सिर्फ समरी पढ़नी हो तो यूट्यूब पे संकल्प बैच को फॉलो कर ले, और जिसको डिटेल में पढ़नी है वो इस सीरीज़ को आगे लेके चले जो है।
तो हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखो, जब इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सबसे पहली बात जो अपने को समझनी है, सबसे पहले बचपन में चलना है। बचपन में चलना है, जब हम शुरू में जाते हैं अपने एलकेजी में, यूकेजी या नर्सरी में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया क्या जाता है, लेटर्स। सबसे पहले सिखाया जाता है लेटर्स। और लेटर्स की बात करें तो हमारे इस अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं, ये हमारे टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को बचपन में ही हमें सिखा दिया जाता है कि दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ए ई आई ओ यू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वॉवेल बोलते हैं, इसको वॉवेल बोलते हैं। और जो रेस्ट है 26 में से बचा हुआ जो रेस्ट 21 है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एसएससी के एग्जाम में उठता है वो यहीं से उठता है। क्या उठता है, ये जो 26 लेटर्स हैं आपके, इन 26 लेटर्स के कलेक्शन को, इन 26 लेटर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। आपके एग्जाम में दिया जाता है क्या, आपके एग्जाम में दिया जाता है अल्फाबेट्स लिख के आता है, अल्फाबेट्स लिख के आता है। ये गलत होता है और ये सही है, क्योंकि ये कलेक्शन होता है। ये 26 लेटर्स का जो है क्या है, कलेक्शन है। इस पूरे कलेक्शन को हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट्स इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आप मेरे से पूछो सर, ये एक आधी बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है? ये 6 बार जो है इस्तेमाल हुआ है आपके एग्जाम में, जैसा कि मैंने 2004 से 2024 तक एनालाइज किया हुआ है। ये 6 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अल्फाबेट्स लिख के आया हुआ है। अगर आपने सही से बेसिक्स कवर की होती तो आपको ये पता होता कि अल्फाबेट अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स की तरह नहीं लिखते। जब आप नाउन के चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे नाउन की एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, उसके अंत में एस या एस नहीं लगाए जाते हैं। तो नाउन में भी इस हिस्से को कवर किया जाता है, स्पेशली इतनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, वहाँ पे भी कवर किया जाएगा। तो एग्जामिनर आपके इस सेक्शन को जो आप नर्सरी में पढ़ते हो उसको भी टेस्ट करता है। इवन दो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, तब भी टेस्ट करता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको लगभग अपना पूरा बचपन सही से एक बार रिकॉल करना होता है कि ठीक है हम रिवाइज कर ले जो है, और रिवाइज करने के बाद वो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें जो है एग्जामिनर वो भी टेस्ट कर लेता है। तो इस एक चीज के लिए आपको वापस पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि ए यू आई ओ यू ये वॉवेल होता है और रेस्ट जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, बचा हुआ 21-26 में से। इसका यूज जो हम करते हैं वो हम आर्टिकल के चैप्टर में करते हैं। जब हम आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो आर्टिकल में दो तरीके का आर्टिकल होता है, एक आर्टिकल ए और एन होता है और दूसरा आर्टिकल द होता है। तो इसका इस्तेमाल कि ए और एन का जब हम यूज केस पढ़ते हैं तो आर्टिकल ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, एन जो है वॉवेल साउंड के साथ आता है। वहां पे हम आर्टिकल में इसका यूज करते हैं खूब ठीक ठाक से। उसमें भी हम साउंड हिंदी और अंग्रेजी के हिसाब से देखते हैं। तो जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहां पे कवर करेंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी के भी बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगली इकाई आती है जो हमको समझना है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में टेस्ट होता है। अगर लेटर्स की बात करें, लेटर्स के बाद जो ग्रामर में अगली इकाई बनी, सबसे पहली इकाई तो ये बनी, पहले सिंबल्स बनाए गए। पहले इस भाषा के सिंबल्स बनाए गए, उन सिंबल्स को लेटर्स कहा गया। और सिंबल्स टोटल अंग्रेजी भाषा में 26 बने। जो आप ऐसे लिखते हो ना, ए बी सी डी, ये सब क्या है, ये सिंबल्स है। पुराने समय में ये सिंबल्स बनाए गए, इन्हीं सिंबल्स को लेटर्स का नाम दिया गया। 26 बनाए गए सिंबल्स, कैपिटल लेटर में, फिर स्मॉल लेटर बनाए, इन सिंबल्स को लेटर्स कहा गया। इन लेटर से अगली इकाई डेवलप की गई, वर्ड। अब जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो ये जो वर्ड है ना, जो शब्द है, ये एग्जाम में आपके खूब टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कब हम जो है वर्ड, ये जो शब्द है, इस शब्द का या वर्ड का कैसे विकास हुआ। इसका विकास हुआ कि लेटर्स को इकट्ठा किया गया। लेटर्स को क्या इकट्ठा किया, एक साथ रखा गया, उनको एक ग्रुप में फॉर्म किया गया, उनको एक ग्रुप में फॉर्म किया गया। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स बनाए गए, ग्रुप ऑफ लेटर्स बनाए गए। ग्रुप ऑफ लेटर्स बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स की मीनिंग निकल रही थी, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स की मीनिंग नहीं निकल रही थी। तो जिन ग्रुप ऑफ लेटर्स की मीनिंग निकल रही थी उन ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड्स बोला गया, और जिन ग्रुप ऑफ लेटर्स की मीनिंग नहीं निकल रही थी उनको कुछ नहीं बोला गया, उनको कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं थे। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर लें, जैसे मैंने कहा राम, तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई भगवान राम की बात कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग है। लेकिन अगर हम MAR लिख दें, MAR लिख दें, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस ग्रुप को डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, इनको वर्ड्स नहीं बोला गया।
उन सभी को क्या बोला गया, उन सभी को जिनके ग्रुप बनाने पे कोई मीनिंग, कोई मैसेज कन्वे कर पा रहे थे, कोई मीनिंग निकाल पा रहे थे, तो उनको वर्ड्स बोला गया। अब अगला आपका एग्जामिनर सबसे ज्यादा टेस्ट यही करता है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं लेटर्स के, और जो लेटर्स के ग्रुप बन के जब वर्ड्स बने तो उनका जब सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो उन वर्ड्स की कैटेगरी बनाई गई, उन वर्ड्स के यूज केस के हिसाब से उनकी कैटेगरी बनाई गई। तो संसार में जितने भी वर्ड्स बनाए गए उनकी कैटेगरी बनाई गई। कुछ को उनमें से नाउन कहा गया, कुछ को प्रोनाउन कहा गया, कुछ को वर्ब कहा गया, कुछ को एडजेक्टिव कहा गया, कुछ को एडवर्ब कहा गया, कुछ को प्रीपोजिशन, कुछ को कंजंक्शन, कुछ को इंटरजेक्शन कहा गया। आपके इन्हीं को बाद में आपको समझ में आएगा, इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, या हिंदी में इसको शब्द भेद बोलते हैं। शब्द का भेद क्या है, मतलब शब्द है क्या। सबसे पहले शब्दों को पहचानने आना चाहिए। आपके पास एक बड़ा सा सेंटेंस लिख दिया गया है और उस सेंटेंस में कई सारे शब्द है, इस सेंटेंस में कई सारे शब्द हैं, और उन शब्दों को ये पहचानना भाई ये शब्द का क्या प्रकार है, क्या टाइप है। तो कुछ उसमें नाउन होता है, कुछ उसमें प्रोनाउन होता है। मैक्सिमम कितने नामकरण हो सकते हैं, मैक्सिमम यही नामकरण हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या तो एडवर्ब हो सकता है, या प्रीपोजिशन, या कंजंक्शन, या इंटरजेक्शन। तो सेंटेंस के अंदर उनके फंक्शन के हिसाब से उनके नामकरण किए गए। कुछ शब्दों को नाउन कहा गया, कुछ को प्रोनाउन कहा गया, कुछ को वर्ब, कुछ को एडजेक्टिव, कुछ को एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर अगला सवाल आता है कि कैसे पहचानेंगे कि उसको नाउन कहा गया। तो सेंटेंस के अंदर अगर कोई शब्द ऐसा है जो किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, या किसी आइडिया का नाम हुआ, तो हमने उसको नाउन कहा। हमने उसको क्या कहा, हमने उसको नाउन कहा। कि अगर हम किसी को नाम दे रहे हैं, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया का, किसी चीज का अगर नाम होगा तो सेंटेंस के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम नाउन बोलेंगे। ऐसा उस शब्द का एक प्रकार, एक टाइप बनाया गया कि जो भी किसी भी चीज को हम नाम देंगे तो जब नामकरण में कोई नाम दे रहा होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन। फिर दूसरा बनाया गया प्रोनाउन। और प्रोनाउन जैसे आपने सुना है, अगर नाउन की बात करें, बॉय हो गया, दिल्ली हो गया, बुक हो गया, ये किसी ना किसी के नाम है, तो नाम क्या हो गया, नाम को हमने नाउन बोला। फिर सेंटेंस में आप देखोगे कुछ आपको देखने को मिलता है, ही सी इट दे। ही सी इट दे जो ये आता है, ये क्या होता है, ये आपका प्रोनाउन होता है। ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है, ये कोई नया शब्द नहीं था। नाउन की रिपीटिशन को सेंटेंस में अवॉइड करने के लिए नए शब्दों का, नए ग्रुप ऑफ लेटर्स का इजाद करना पड़ा। उन ग्रुप ऑफ लेटर्स को हमने शब्द कहा और फिर उसको नाम कर दिया प्रोनाउन। कि अगर हमें नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा प्रोनाउन होगा। इसी तरीके से सेंटेंस के अंदर एक्शन को बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनको वर्ब बोला गया। वर्ब में भी आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की दो कैटेगरी आती है। फिर आगे चल के जब डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आप मॉडल भी इसी केस में पढ़ोगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे मस्ट होते हैं, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू होते हैं। तो मॉडल्स आप पढ़ते हो इसी की कैटेगरी में आता है। तो जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो सारा का सारा क्या नामकरण कराया गया, वो वर्ब के नाम से जाना गया। ठीक है ना। तो ये एक्शन बताते हैं या किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का स्टेट बताते हैं। जब हम और डिटेल में चैप्टर में चलेंगे तो इसके आगे चलेंगे। अभी मैं आपको समरी दे रहा हूं ताकि आपको एक रफ खाका खींच जाए इंग्लिश ग्रामर का कि क्या क्या आपको पढ़ना है और उनके यूज केसेस क्या क्या है। जैसे रन हो गया, ईज हो गया, गो हो गया, ईट हो गया, बचपन से आपने थोड़ा पढ़ रखा है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अनभिज्ञ हो। इसके बाद सेंटेंस के अंदर एग्जेक्टिव कुछ शब्दों को कहा गया। एग्जेक्टिव क्या होते थे, हिंदी में इनको विशेषण बोलते हैं। एग्जेक्टिव वो शब्द होते थे जो नाउन की इंफॉर्मेशन के लिए, जो नाउन की अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए सेंटेंस के अंदर डाले गए, उनको, उन शब्दों को हमने एग्जेक्टिव कहा। इसी तरह से वर्ब के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, एग्जेक्टिव के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए जिन शब्दों को डाला गया उनको एडवर्ब कहा गया। ठीक है ना। फिर किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ पोजीशन या संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनको प्रीपोजिशन कहा गया। प्रीपोजिशन में अगर मैं बात करूं, इन, ऑन, एट, अंडर, ये सब पोजीशन या संबंध बताते हैं। इसके बाद सेंटेंस के अंदर दो शब्दों को जोड़ना पड़ा। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं, जिनको हम संयोजक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना। कंजंक्शन का मतलब ये होता है दो चीजों को जोड़ने वाला। इसके बाद इंटरजेक्शन हमने इस्तेमाल किया। इंटरजेक्शन वो है कि सेंटेंस के अंदर हमें फीलिंग को मेंशन करना हो। ठीक है ना। अगर इमोशन को मेंशन करना हो उसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे वाव, ओ, आल्स। मतलब ये पहचानने का सबसे सही तरीका है, इसके बाद में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है हमेशा, तो इसको देख के हमको पता चल जाता है ये क्या है, इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार होते हैं। हम आपने सुना पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद जिनको बोलते हैं कि
सेंटेंस के अंदर अगर कोई शब्द है तो इसी 8 नामकरण के अंदर आ सकते हैं, 8वें के बाद 9वां नामकरण नहीं आ सकता। अब इसमें आप में से कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, सर आर्टिकल हमने सुना है जो ए और एन होता है, तो ए और एन जो है लेटर हो गया और जो दी हो गया ये वर्ड हो गया, तो इनको शब्द भेद के अंदर नहीं डालते हैं। ये बेसिकली एग्जेक्टिव का ही एक टाइप होता है जिसको डिटर्मिनर भी बोलते हैं। तो आर्टिकल ए और एन और द जो होता है इनको हम आर्टिकल बोलते हैं, और आर्टिकल के चैप्टर में इसको अलग से पढ़ेंगे। तो जब भी कोई सेंटेंस आपको मिलता है, ठीक है ना, जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलता है या पैराग्राफ मिलता है या पैसेज मिलता है, उसमें कोई भी शब्द अगर आप देखोगे, एक इंडिविजुअल अगर आप शब्द निकालोगे तो वो शब्द या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, तो या तो वर्ब होगा, या तो एग्जेक्टिव, या तो एडवर्ब, या तो प्रीपोजिशन, या तो कंजंक्शन, या तो इंटरजेक्शन। इनके सिवा वो कुछ हो ही नहीं सकते। शब्दों का यही प्रकार या यही भेद होता है, इनमें से ही कोई शब्द होगा। अब एग्जामिनर इसमें हर चीज से रिलेटेड कि जो शब्द का इस्तेमाल है वो नाउन की तरह इस्तेमाल है तो सही तरीके से इस्तेमाल है कि नहीं है, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल है तो सही तरीके से इस्तेमाल है कि नहीं, वर्ब की तरह इस्तेमाल है तो सही तरीके से इस्तेमाल है कि नहीं, इन सब पे एग्जामिनर आपकी टेस्ट करता है। स्पॉट द एरर के सेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में, फिलर्स के सेक्शन में, मल्टीपल प्लेसेस पे इस चीज को एग्जामिनर अपने अपने स्टाइल में टेस्ट करता है। तो आपको सबको इनकी सही से जानकारी होनी चाहिए। हर चैप्टर में 2 हिस्सा होगा जब आप पढ़ोगे, एक होगा बेसिक्स ताकि आप ये समझ पाओ कि नाउन होता क्या है, नाउन के प्रकार क्या होता है, तो एक हिस्सा होगा सब में जिसमें आप पढ़ोगे सबके बेसिक्स, ठीक है। दूसरा हिस्सा होगा जहां एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं कि क्या पैटर्न पे एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर संकल्प बैच में देखोगे तो मैंने ये वाले हिस्से को नहीं पढ़ाया है, सिर्फ यही वाले हिस्से को पढ़ाया। काम का आपका यही वाला हिस्सा है, लेकिन अगर ये हिस्सा आप पढ़े हुए हो तो इस हिस्से पे कमांड अच्छा बनता है। तो किसी बच्चे को अगर बेसिक्स ना कवर करनी हो तो यूट्यूब पे संकल्प बैच को सीधा सीधा फॉलो कर सकता है, इस हिस्से को स्किप भी कर सकता है, उसको मैंने बहुत सही से पढ़ा रखा है। इसमें जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो ये एग्जाम वाला हिस्सा जब भी आऊंगा तो एज सच ही वैसे ही कवर होगा, थोड़ा डिटेल में कवर होगा, यहाँ पे टाइप वाइज थोड़ा ज्यादा समय दूंगा मैं। तो ये सारा हिस्सा हमको पढ़ना है। सवाल अगर सिर्फ इतना ही पढ़ना होता तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाती, चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाती। अब असली परेशानी जो होती है हिंदी भाषी बच्चों के लिए वो ये होती है कि इसके बाद अगली जो इकाई आती है वो इकाई सेंटेंस के अंदर समझ में नहीं आती, ये हम तब भी समझ जाते हैं, लेकिन इसके आगे एक और इकाई आती है ग्रामर में जो हमको समझ में नहीं आती है, वो होती है फ्रेज। यूजुअली क्या होता है, ये फ्रेज जो है बहुत लास्ट में पढ़ते हैं। कभी भी कोई जो टीचर है आपको जब फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा होता है तो फ्रेज आपको शुरुआत में नहीं बताता है कि फ्रेज होता क्या है। देखो फ्रेज को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्या काम किया, लेटर्स को कंबाइन किया, लेटर्स को कंबाइन करके हमने क्या बनाया, ग्रुप करके हमने लेटर को ग्रुप करके हमने क्या बनाया, वर्ड्स बनाया, वर्ड्स बनाया। अब जब वर्ड्स को ग्रुप करोगे, वर्ड्स को ग्रुप करोगे तो क्या बनता है, ये बनता है फ्रेज, ये बनता है फ्रेज। वर्ड्स की जो होती है, ध्यान से समझिएगा, वर्ड्स की जो होती है इसकी प्रॉपर मीनिंग होती है, इसकी फुल मीनिंग होती है या प्रॉपर मीनिंग होती है, आप समझ लो फुल मीनिंग होती है, फुल मीनिंग होती है। जो फ्रेज होती है ना, इसकी आधी या पूरी मीनिंग हो सकती है, ये अपने आप में आधी मीनिंग रख सकता है या फिर पूरी मीनिंग रख सकता है, पूरी मीनिंग रख सकता है। किसी भी 2 शब्द को एक साथ, अगर 2 वर्ड्स को एक साथ अगर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, 2 वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल किया गया है कम से कम में, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा आपका फ्रेज। ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा आपका फ्रेज। अगर ग्रुप कर दिया एक से ज्यादा वर्ड्स को तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। अब जब आप फ्रेज यूज करते हो तो आप यूं समझो कि सीधे सीधे, जैसे मैंने आपको बोलूं बॉय, एक एग्जांपल दूं, मैंने बोला लड़का, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका वर्ड, ये आपका हुआ वर्ड। लेकिन अगर मैंने बोल दूं गुड बॉय, गुड बॉय, तो ये क्या हुआ, ये हो गया फ्रेज आपका, ये हो गया फ्रेज। मैंने बोला वेरी गुड बॉय, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेज। अगर मैं कह दूं ए वेरी गुड बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेज, ये हो जाएगा फ्रेज। अगर एक शब्द लिखा हुआ है तो वर्ड होगा, एक से ज्यादा जब शब्द आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेज हो जाएगा। सेंटेंस में कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ आप पेयर कर सकते हो, कई सारे सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड जो है पेयर कर सकते हो। सबसे आसानी से जो दिखता है वो सेंटेंस के अंदर दिखता है, जैसे मैंने ऐसे कह दिया आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो सबसे पहला ग्रुप ये बना सकते हो इन दोनों का, इन दोनों का ग्रुप बनाओगे तो ये क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो ये दोनों अपने आप में ग्रुप हो जाएंगे, एम टीचिंग
आई एम टीचिंग एक हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक फ्रेज, ये हो जाएगा एक फ्रेज। अगर मैं इसका प्रकार जानने की कोशिश करूं, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो इस फ्रेज को आप वर्ब फ्रेज बोल सकते हो, ये वर्ब फ्रेज बोल सकते हो। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा ना ए वेरी गुड बॉय, तो अगर इसके अंत में नाउन आया हुआ है फ्रेज के अंत में, ठीक है ना, ये जो है ये नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, ये नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। अगर मैं आपको ये कह दूं गुड, वेरी गुड, अगर मैं कह दूं गुड, तो गुड एग्जेक्टिव होता है, इसके साथ वेरी जोड़ दूं, ठीक है ना, तो वेरी गुड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एग्जेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। समझ में आया बात? मैं अभी आपको फ्रेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइप समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, अभी मैं टाइप आपको बताऊंगा। तो फ्रेज क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसकी मीनिंग पूरी निकल सकती है और पूरी नहीं निकल सकती है। तो मीनिंग निकल सकती है या नहीं निकल सकती, मैं मत जाओ कि किसकी निकल रही किसकी नहीं निकल रही है, इस बात पे फोकस रहो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब हो गया कि वो क्या होगा, वो फ्रेज होगा। वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर हम एक साथ उसको ग्रुप में रख के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेज हो जाएगा। अब जो फ्रेज होता है उसके भी अपने प्रकार होते हैं सेंटेंस में यूज केस के हिसाब से, सेंटेंस में यूज केस के हिसाब से फ्रेज के भी प्रकार होते हैं। और फ्रेज के जो प्रकार होते हैं वो समय के हिसाब से पूरा सीख पाते हो, एकदम बेसिक्स पढ़ाते वक्त स्टार्ट में नहीं सीख पाते हो, लेकिन एक समरी आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के फ्रेज होते हैं। तो जैसे सबसे सिंपल ये है कि आप नाउन पढ़ते हो, आप नाउन पढ़ते हो, तो सबसे पहले जो है नाउन अगर वर्ड हो सकता है तो नाउन फ्रेज भी हो सकता है। इसी तरीके से बात करें जब प्रोनाउन की, तो क्या प्रोनाउन फ्रेज भी हो सकता है, नहीं, जो आपका प्रोनाउन फ्रेज होता है उसको भी नाउन फ्रेज ही कहते हैं, क्योंकि नाउन की जगह अगर आप रिप्लेस कर रहे हो प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है, तो हम प्रोनाउन फ्रेज नहीं करते, अगर प्रोनाउन का भी इस्तेमाल हुआ है फ्रेज के अंदर तब भी हम उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। अब इसके बाद बोलते हैं अगला जो दूसरा आता है वो वर्ब फ्रेज बोल सकते हो, जो आसानी से बोल सकते हो। फिर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। इसी तरीके से एडवर्ब आता है तो एडवर्ब फ्रेज भी होता है, और इसी तरीके से आगे प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है। फिर बहुत आगे चल के आप वर्ब का चैप्टर जब डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे इन्फिनिटी और जिरेंड पढ़ोगे, तो उसे हम इन्फिनिटी फ्रेज और जिरेंड फ्रेज भी बोलते हैं। और ये भी बेसिकली इन्फिनिटी फ्रेज और जिरेंड फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज का एक प्रकार होता है। तो जो टोटल जो फ्रेज होता है, फ्रेज के जो प्रकार होते हैं कुछ 7 प्रकार के होते हैं जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो हमें नाउन फ्रेज सेंटेंस के अंदर पहचानना होता है, वर्ब फ्रेज पहचानना होता है, एडजेक्टिव फ्रेज पहचानना होता है, एडवर्ब फ्रेज पहचानना होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज पहचानना होता है, इन्फिनिटिव फ्रेज पहचानना होता है, जिरेंड फ्रेज पहचानना होता है। इसमें जो सबसे मुश्किल होता है पहचानना, वो एडजेक्टिव फ्रेज पहचानना बहुत मुश्किल होता है। एडजेक्टिव फ्रेज पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ताकि ये कहानी अच्छे से सुन लो, ताकि आप सार को अच्छे से कनेक्ट कर सको। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, द ब्यूटीफुल रेड रोज लिखा हुआ है, द ब्यूटीफुल रेड रोज लिखा हुआ है, तो ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ना, ब्यूटीफुल रेड रोज, ये आपका नाउन फ्रेज है। ये किस तरह काम करता है, जो नाउन फ्रेज होता है सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है सेंटेंस में, नाउन की तरह। एक ऐसा ग्रुप जो वर्ब की तरह काम करे उसे वर्ब फ्रेज बोलेंगे, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, एक ऐसा ग्रुप जो एडवर्ब की तरह काम करे उसे एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, और इसी तरीके से अगर ऐसा ग्रुप जो प्रीपोजिशन की तरह काम करे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, और इसी तरीके से अगर हम बात करें जो इन्फिनिटी की तरह काम करेगा इन्फिनिटी फ्रेज बोलेंगे, और जो जिरेंड की तरह काम करेगा जिरेंड फ्रेज कहेंगे। तो ये जो फ्रेज के प्रकार है ये कब सीख पाओगे, फ्रेज के प्रकार अच्छी तरीके से तब सीख पाओगे जब नाउन को अच्छे से सीख लोगे, प्रोनाउन को अच्छे से सीख लोगे, या यूं कह दूं मैं पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से सीख लोगे। वो जो 8 के 8 चैप्टर है वो अगर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद वापस से अगर फ्रेज पे आओगे तो फ्रेज अच्छे से सीख जाओगे। या सीखते हुए दौरान भी अगर बेसिक्स को थोड़ा सा पहले कवर कर लोगे तो जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा उसी टाइम पे जब मैं आपको नाउन सिखा रहा हूँ तो नाउन फ्रेज भी अगर उसी वक्त सिखा दूं तो बात आपको समझ में आ जाएगी। जब वर्ब सिखा रहा हूं तो वर्ब फ्रेज अगर सिखा दूं तो बात समझ में आ जाएगी। जब मैं आपको एग्जेक्टिव सिखा रहा हूं तो उसी वक्त एग्जेक्टिव फ्रेज भी पहचानना अगर सिखा दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जब एडवर्ब पढ़ा रहा हूं तो एडवर्ब फ्रेज भी अगर सिखा दूं तो बात बन जाएगी। और इसी तरीके से प्रीपोजिशन सिखा रहा हूं, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी सिखा दूं तो बात आपकी बन जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम सिस्टमैटिक वे से आगे चलते हुए कवर करेंगे। लेकिन यहां पे आपको ये पता होना चाहिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी प्रॉपर मीनिंग निकल भी सकती नहीं भी निकल सकती है, और अगर ग्रुप में इस्तेमाल हो रहा है तो उनको हम फ्रेज बोलते हैं। अब ये कहानी यहीं तक नहीं खत्म होती है। इसके बाद अगली जो सबसे डिफिकल्ट चीज है जो यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते, बेसिक्स में पढ़ लेते तो आपके लिए ग्रामर पूरा आसान हो जाता, लेकिन वो ज़्यादातर शिक्षक शुरुआत में पढ़ाते नहीं और बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के ही निकल जाते हैं। स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों को तो ऐसा लगता है उनके सर के ऊपर से गुजर गया। लेकिन आज आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो इसके अगली जो इकाई होती है वो होती है क्लॉज। अब बात आती है कि चलो
सर आपने लेटर्स को ग्रुप किया, वर्ड्स बना लिया, वर्ड्स को ग्रुप किया, जो है फ्रेज बना लिया, ठीक है ना। तो क्लॉज क्या होता है? अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो जैसे आपने फ्रेज की अगर बात कर रहे थे तो फ्रेज में क्या था? फ्रेज में क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स रैंडमली प्लेस रहते हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या करते हैं, एक फिक्स स्ट्रक्चर में डालते हैं, एक फिक्स स्ट्रक्चर में डालते हैं, ठीक है। तो वो जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है वेल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से डिफाइन है। अगर उस स्ट्रक्चर में फिट बैठ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं क्लॉज। अब बात यह है कि वो सर फिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? वो फिक्स स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर एक डूअर या सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या? एक डूअर होना चाहिए या सब्जेक्ट, या हिंदी में कहे काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर में, फिक्स स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट या डूअर होना चाहिए और आगे जो है ना उसी सब्जेक्ट या डूअर के विषय में पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या? पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पूरी इंफॉर्मेशन आगे जो है किसके विषय में होना चाहिए? सब्जेक्ट के विषय में होना चाहिए। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम ग्रामेटिकली इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकली इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। अब अगर इसको और छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ें कि जो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि सब्जेक्ट का क्या एक्शन है, मतलब सब्जेक्ट के एक्शन के विषय में हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि वो एक्शन किसके ऊपर कर रहा है वो हम बता रहे हैं, तो जिसके ऊपर एक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन हो सकता है, अदर इंफॉर्मेशन हो सकता है, जिसको हम अदर वर्ड्स से कह सकते हैं, अदर वर्ड्स, या यूं कह सकते हो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कुछ इस फिक्स स्ट्रक्चर में अगर होता है तो उसको अब हम फ्रेज नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लॉज बोलते हैं। ये समझने वाली बात होगी और यहीं से ग्रामर एक्चुअली स्टार्ट होता है, जहां पे और आपको मनो दिमाग लगाना है। तो इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, हम करते हैं इसको फॉर्मुलेट। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं प्रेडिकेट। तो क्लॉज क्या होता है? अगला जो डेफिनेशन आपका खड़ा होता है वो यहीं से खड़ा होता है कि क्लॉज होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के अंदर तीन एलिमेंट हो सकते हैं। पहला एलिमेंट अगर मैं बात करूं, पहला एलिमेंट एक्शन हो सकता है, दूसरा एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है और तीसरा एलिमेंट अदर इंफॉर्मेशन हो सकता है। और अगर बात करें कि कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो कम से कम प्रेडिकेट के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए। और अगर एक ही एलिमेंट है तो वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एक्शन। तो जो आपका और अगला फॉर्मूला बन के आता है वो बनता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को तोड़ते हैं तो इसके अंदर एक वर्ब हो सकता है। तो क्लॉज यहां से डिफाइन किया गया कि क्लॉज का सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा? क्लॉज का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा एक सब्जेक्ट और दूसरा होगा उसके अंदर वर्ब। क्या होगा? दूसरा अंदर होगा उसका एक्शन, उसका वर्ब मिनिमम। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने कहा आपको बर्ड्स, पक्षी, और मैंने लिख दिया फ्लाई। तो पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं, और ये खत्म हो गया। तो ये बर्ड्स क्या है? बर्ड्स आपका डूअर या सब्जेक्ट हो गया क्योंकि उड़ने का काम यही कर रहे हैं और उड़ने का एक्शन है यहाँ पे। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया वर्ब। तो ये क्या हो गया? ये क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। तो क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है? क्लॉज की डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और दूसरा क्या हो? एक वर्ब हो कम से कम में। अब इससे बड़ा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट हो, साथ में वर्ब हो और एक और कम से कम में उसका ऑब्जेक्ट हो, मिनिमम ये हो। तो अगर हम बात करें, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, जो समझते हैं, वो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको अपन रिटेन करते हैं, जिसके बेसिस पे पूरा ग्रामर समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। इसके साथ अदर वर्ड भी हो सकता है अगर और एक्सपेंडेड क्लॉज का अगर वो देखेंगे तो। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं डूअर हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मतलब ये वर्ब हो गया, वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। और ये किसको पढ़ा रहा हूं? तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये क्या हो गया? ये क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर बर्ड्स फ्लाई ये तो सेंटेंस है और आई एम टीचिंग यू ये भी सेंटेंस है। मैं आता हूं, अभी उस पर आता हूं।
लेकिन मैं बर्ड्स फ्लाई अगर मैं कह रहा हूँ ये क्लॉज है तो क्लॉज है, और मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग यू ये क्लॉज है तो क्लॉज है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां से आपको मैथ की तरफ फॉर्मूला समझना है, यहां से मैथ की तरफ फॉर्मूला समझना है। अगर मैं आपको बोलूं कि क्लॉज, तो क्लॉज के अंदर मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। कहीं पे भी सेंटेंस के बीच में कितना भी लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस के बीच में कहीं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देखो तो तुरंत उसको बोलोगे क्या, एक क्लॉज है। क्या बोलोगे, एक क्लॉज है। जैसे मैंने लिखा आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं वो ईमानदार है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, यहां पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, यहां पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। मैं पूछूं कितने क्लॉज है, तो आप क्या बोलोगे, सर दो क्लॉज है, एक क्लॉज यहां पे है और दूसरा क्लॉज यहां पे है। आई नो सब्जेक्ट वर्ब, ही इज ऑनेस्ट, यहां पे सब्जेक्ट यहां पे वर्ब, तो कितने क्लॉज है, दो क्लॉज है। तो अगर कोई लंबा चौड़ा आपको सेंटेंस मिल जाए और उसमें आप ये पहचानो कि सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब मिले, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। अब बात आती है, अगर इस बात को आप समझ गए होंगे तो अब आते हैं क्लॉज के प्रकार पे। क्लॉज के प्रकार पे, तो क्लॉज जो होता है आपका दो टाइप का होता है। एक क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जो नोट्स बनाइएगा मेरी बातें सुन के अपने अपने से बनाइएगा, वैसे मैं इसकी नोटेशन पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन जो नोट्स बनाइएगा अपने हिसाब से बनाइएगा, इस हिसाब से मत बनाइएगा। ठीक है ना, पता चला मैं ऐसे लिख के आ रहा हूँ, आपको बाद में इसको 3 महीने बाद रिवीजन करना हो तो रिवीजन करने में समझ में ना आए कि ये कौन से स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ठीक है ना, तो अपने हाथ से बनाइएगा। तो मैं क्लॉज की बात कर रहा हूं, क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसा इनका नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनको अपनी मीनिंग के लिए किसी के दूसरे पर निर्भर नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ता है, मीनिंग में कंप्लीट है, तो कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम टीचिंग यू, ये कैसा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसकी मीनिंग पूरा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो क्लॉज होता है जिसको अपनी मीनिंग के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, और ये जो क्लॉज होते हैं ये क्लॉज में 3 तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि मीनिंग के लिए डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर वो किसी ना किसी के विषय में किसी ना किसी तरीके की इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, और किसी तरीके का इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं तो उनके टाइप भी हो जाते हैं। वो नाउन क्लॉज की तरह सब कैटेगराइज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज की तरह और एडवर्ब क्लॉज की तरह सब कैटेगराइज होते हैं अपने काम के हिसाब से। अगर वो नाउन की तरह काम करते हैं सेंटेंस के अंदर तो नाउन क्लॉज कहे जाते हैं, अगर वो एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं तो एग्जेक्टिव क्लॉज कहे जाते हैं, और एडवर्ब की तरह काम करते हैं तो एडवर्ब क्लॉज कहे जाते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आई नो दैट ही इज ए हॉनेस्ट, मैं जानता हूं कि वो ईमानदार है। तो ये जो पूरा क्लॉज है वो सेंटेंस के अंदर ये दैट ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ये क्या है, नाउन क्लॉज है क्योंकि नाउन की तरह काम कर रहा है। आई नो, मैं जानता हूं दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। तो ये जो क्लॉज है दैट ही इज ऑनेस्ट, अब अगर मैं इस बात को यहां से लूं, दो क्लॉज है, एक तो ये मैं जानता हूं, पहला क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज ये हो गया। तो दैट ही इज ऑनेस्ट जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, दैट इज ऑनेस्ट। तो ये जो दैट के साथ आगे जब आप पढ़ते हो तो ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है ये मीनिंग में तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप आई नो मेंशन नहीं करो। मैं जानता हूं अपने आप में मीनिंग में कंप्लीट है, क्या जानता हूं, तो क्या का जवाब है दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। तो जो सेंटेंस के अंदर क्या का जवाब होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जो होते हैं वो नाउन होते हैं। सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन होते हैं। तो ये आपका जो है वो नाउन क्लॉज है। अभी जब मैं आगे और आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे आगे पढ़ूंगा मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मॉडिफायर्स पढ़ाऊंगा, तो बेसिक में ही कवर करूंगा। तो जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, क्योंकि ये पूरा क्लॉज है तो ये क्या होगा, ये नाउन क्लॉज होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, द बॉय, लड़का, हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर, जिसने गेम जीता है वो मेरा भाई है। तो ये जो हु वॉन द रेस लिखा हुआ है ना, जिसने मैच जीता है वो मेरा क्या है, भाई है, या जिसने रेस जीता वो मेरा भाई है। तो द बॉय, हम लड़की की बात कर रहे हैं और आगे इंफॉर्मेशन क्या है, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसने गेम जीता है। तो ये जो गेम जीतने वाली बात जो है, इंफॉर्मेशन किसके विषय में है, इस द बॉय नाउन के विषय में, बॉय नाउन होता है तो इसके विषय में इंफॉर्मेशन है, और इसके विषय में इंफॉर्मेशन क्लॉज से दी जा रही है, तो कैसा होगा, एग्जेक्टिव क्लॉज होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, द बॉय हु वॉन द रेस, जो हु वॉन द रेस लिखा है जिसने मैच जीता है, जो हु होता है सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है। अगर मैं इसको सिर्फ इतना कहूं जिसने मैच जीता है,
तो क्या ये मीनिंग में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं ना, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये बॉय के विषय में इंफॉर्मेशन है, तो ये कैसा होगा? एग्जेक्टिव क्लॉज होगा। इसी तरीके से आई विल कम, मैं आऊंगा। कब आओगे ये दिया हुआ, व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश बंद हो जाएगी। तो जो कम है ना, जो यहाँ पे टाइम बता रहे हैं, जब एक्शन का जो टाइम बताता है, एक्शन के विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन पास जो करते हैं वो हम एडवर्ब से करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्शन का टाइम बता रहे हैं और टाइम हम बता रहे हैं कि बारिश जब बंद हो जाएगी। व्हेन द रेन स्टॉप्स, अगर हम इस हिस्से को पढ़े पूरे को, व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश बंद हो जाएगी, तब क्या? भाई जब तक वो पूरी बात नहीं बताओगे मीनिंग में कंप्लीट होगी नहीं, अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके विषय में? वर्ब के विषय में, मतलब ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और पूरा क्लॉज है तो एडवर्ब क्लॉज होगा। तो दो तरीके के क्लॉज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज तीन टाइप के तरह होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एग्जेक्टिव क्लॉज। तीन तरीके के क्लॉज होते हैं, इनके विषय में भी और डिटेल में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। ये भी मैं बेसिक कवर करा रहा हूँ। अब मैं अगर समरी में बात करूं कि क्लॉज के विषय में क्या क्या आपको समरी याद रखनी है, क्लॉज के विषय में आपको समरी याद रखनी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से पूरा हो। जैसे मैंने लिखा आई नो, मैं जानता हूं, ये कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर लिखा है दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है, कि वो ईमानदार है। जब ये आगे की जोड़ रहे हो, जैसे आप लिखोगे ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है, तो मीनिंग में कंप्लीट है। लेकिन जैसे ये दैट जोड़ देते हो ना, दैट ही इज ऑनेस्ट, तो की वो ईमानदार है, इसमें लगता है कि अब बात तो पूरी नहीं हुई, कुछ और कहना है। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और अपने यूज के हिसाब से डिपेंडेंट क्लॉज तीन तरीके के होते हैं, नाउन क्लॉज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, एग्जेक्टिव क्लॉज हो सकता है। समझ में आई बात? तो क्लॉज की ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लॉज, फ्रेज के बाद क्लॉज बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जिसको हमने क्लॉज कह दिया, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, एक मेन वर्ब ढूंढ लिया। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो क्या होगा? एक क्लॉज हो जाएगा। फिर वहां से एक अगली इकाई बनाई गई, अगली इकाई बनाई गई सेंटेंस। क्या बनाई गई? अगली इकाई बनाई गई सेंटेंस। अगली इकाई बनाई गई सेंटेंस। अब यहां से थोड़ी पिक्चर और क्लियर होना चालू होगी। जैसे जब हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट क्लॉज की, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जब हम बात कर रहे थे, और डिपेंडेंट क्लॉज की, ध्यान से देखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट था, मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट था, पूरी तरह से कंप्लीट था। तो हमने क्या काम किया? इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम अलग से रख सकते थे, और इसी को हमने क्या मान लिया कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग से हम रख दें तो इसी को हम सबसे सिंपल सेंटेंस बोलना चालू कर दिए। सेंटेंस हमने बोला, लेकिन सेंटेंस सबसे सिंपल सेंटेंस बोला कि सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा? वो होगा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, जो स्टैंड एलोन होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड एलोन इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। तो मैं आपसे बोलूं सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला वही होगा जो क्लॉज का फॉर्मूला है, जो कि होगा सब्जेक्ट और कम से कम उसके अंदर वर्ब होगा। तो जब हम बर्ड्स फ्लाई लिखते हैं, जब हम बर्ड्स फ्लाई लिखते हैं, तो ये अपने आप में क्लॉज है। अगर अकेला नहीं रखा गया, अगर अकेला रख दिया जाता है, इसको अलग से लिखा जाता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम सेंटेंस बोल देते हैं, इसको हम सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे आई नो मैंने वहां पे बोला था, तो आई नो मैं जानता हूं, ये अपने आप में क्या है? ये किसी सेंटेंस के अंदर आए। दैट ही इज ऑनेस्ट, अगर मैं लिख दूं दैट ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, अगर मैं इसमें लिखूं तो ये यहां पे क्या कहोगे? यहां पे इसको बोलोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पे क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं इसको अलग से लिख दूं कि आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, तो यहां पे क्या बोलोगे? इसको सेंटेंस बोलोगे। यहां पे क्या बोलोगे? सेंटेंस बोलोगे। तो ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सेंटेंस का जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर या बेस स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसमें चीजों को समझना या आगे के स्ट्रक्चर को सीखना ज्यादा आसान है, जो बेस मान के हम ग्रामर को सीखते हैं, वो सीखते हैं कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब एक डूअर होना चाहिए, डूअर या जिसको सब्जेक्ट बोलते हो, करने वाला, काम करने वाला होना चाहिए। फिर उसका एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पूरा ग्रामर हम इसी बेस स्ट्रक्चर को मानते हुए सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सी ईट्स एन एप्पल, सी क्या हो गया? यहाँ पे सी हो गया आपका सब्जेक्ट, वह ईट्स खाती है, क्या खाती है? एप्पल खाती है, वह एप्पल खाती है।
तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला रख दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ये होती है आपकी वाक्य की संरचना। और मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको बेसिक्स वैसे ही सिखा के लेके आया हूं जैसे हम जीरो से मैथ सीखते हैं, कि कैसे लेटर बना, सिंबल्स बनाए गए, सिंबल को लेटर्स कहा गया, लेटर्स को ग्रुप करके वर्ड बनाए गए, वर्ड से फ्रेज तक पहुंचे, फ्रेज को एक स्ट्रक्चर में डाला गया जिसको क्लॉज कहा गया, क्लॉज में मीनिंग निकली, मीनिंग नहीं निकली तो जिनकी प्रॉपर स्टैंड अलोन मीनिंग निकल रही थी उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला गया, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को फिर अलग से रख दिया गया जिसको हमने सिंपल सेंटेंस बोल दिया। तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो वो हम सिंपल सेंटेंस उसको बोलते हैं। अब यहां से आपके ग्रामर की कहानी थोड़ी बड़ी होनी चालू होती है, और जहां से आपको और आगे सीखना है। तो थोड़ा बेसिक्स में और मैं दूर के दर्शन कराना चाहूंगा, फिर हम आते हैं सेंटेंस के टाइप में। तो जब आपने ये सेंटेंस बनाया, जब ये सेंटेंस बनाया तो सेंटेंस जो है अपनी भावनाओं के आधार पर वो क्या भाव कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या भाव कर रहा है, उस भाव के आधार पे सेंटेंस के प्रकार बनाए गए। कि जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो जो मीनिंग कन्वे कर रही है, मीनिंग में अगर हम फैक्ट या ओपिनियन को स्टेट कर रहे हैं, फैक्ट या ओपिनियन को स्टेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला सी इज ए टीचर, तो ये एक फैक्ट है, सी इज ब्यूटीफुल ये एक ओपिनियन है। तो ओपिनियन और स्टेट के बेसिस पे हमने सेंटेंस को एक टाइप में बांटा, और उस टाइप को हमने क्या बोला? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या विधानवाचक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं, इसको आप इग्नोर करो, हिंदी सीखो मत। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम फैक्ट या ओपिनियन की चर्चा करते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप बांटा गया जिसमें हम सवाल पूछते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस उसका नाम दिया गया, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते थे, जैसे आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। इसी तरीके से हम किसी को कमांड दे रहे होते, रिक्वेस्ट दे रहे होते या सजेशन दे रहे होते, तो जब रिक्वेस्ट, कमांड या फिर सजेशन देते हैं, जैसे प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, आई चूज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज जो है दरवाजा बंद कर दो, तो यहाँ पे आदेश है। अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे को हमने क्या बोला? इसके ऐसे को हमने इंपरेटिव सेंटेंस बोला। फिर एक आया है कि जहां पे हमें इमोशन दिखाना होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो ऐसे को हमने क्या बोला? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला। तो जब हम अगर बात करते हैं, ध्यान से देखो, सेंटेंस को हमने बांटा कैसे? भावनाओं के आधार पर, फीलिंग के हिसाब से, मैसेज के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, उस मीनिंग के हिसाब से हमने 4 तरीके का सेंटेंस का टाइप बताया, जिसमें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने इसको चेंज किया, इसका नामकरण किया। अब इसका जो यूज है सबसे ज्यादा आपको कहां होता है? जब आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पढ़ते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पढ़ते हो तब इनकी जरूरत पड़ती है, या फिर अगर मैं बात करूं आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो तब आपको जरूरत पड़ती है। एक्टिव पैसिव वॉइस जब पढ़ते हो तब इसकी जरूरत पड़ती है, और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टाइप आपको पता होना चाहिए, जो सेंटेंस है मीनिंग के हिसाब से, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप स्टेट या फैक्ट बताते हो, स्टेट करते हो फैक्ट या ओपिनियन को। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आसानी समझ में आता है, क्वेश्चन पूछने का काम होता है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब भी आप देखोगे तो एक जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है, ये यूं वाला सिंबल होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, इसको देख के हम ये पहचान जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप कमांड दे रहे होते, ऑर्डर कर रहे होते, रिक्वेस्ट कर रहे होते, प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये आपके चारों सेंटेंस के टाइप आपको पता होना चाहिए। मेनली इन टाइप को लेके खास करके जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है। कई बार जब हम ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो जो पढ़ाने वाले शिक्षक वो ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे हिंदी भाषी बच्चे हैं जो ये सब चीज़ें भूल गए हैं। ऐसा नहीं कि हमें बचपन में नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया गया है। 6वीं 7वीं 8वीं अगर आपने पढ़ा होगा, तो जैसे हम पुराने समय में जब मैं पढ़ता था तब तो शायद प्राइमरी तक, 5वीं कक्षा तक तो इंग्लिश थी ही नहीं, ठीक है ना। फिर 6वीं से थोड़ी इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती थी, तो जब 5वीं तक आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो 6वीं 7वीं 8वीं में कितना इंग्लिश सीख लोगे। जो गांव देहात के बच्चे उनके साथ ये दिक्कत होती है। मैं कानपुर में पढ़ा था तो 5वीं स्टैंडर्ड से पहले ही मैंने इंग्लिश सीख ली थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी ना कि उस वक्त इसको देख के मेरे पसीने छूट जाते थे। बहुत मार खाता था मैं 6वीं 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में। तो ये इतना बड़ा नहीं है, बस इनको एक बार रिकॉल करने की जरूरत है। तो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप ग्रामर को एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि जब हम चैप्टर पे मूव करें, चैप्टर को समझे, तो ये सब चीज़ें जब यूज हो तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि होते क्या हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनका सही यूज केस क्या है, और सही स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये जो है मीनिंग के हिसाब से जो एक सिंपल सेंटेंस बनाते हो, जो सेंटेंस बनाते हो वो डिक्लेरेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है।
ये आप एक्टिव पैसिव वॉइस के जब चैप्टर में पहुंचोगे तब इनसे आपकी मुलाकात होगी, लेकिन उसके पहले पूरा ग्रामर पढ़ते वक्त सेंटेंस का एक और चीज के हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। इनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी मुलाकात होगी वो सिंपल सेंटेंस से होगी, कंपाउंड सेंटेंस होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। ये चारों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं, एकदम आराम से सुनिएगा, इसके अंदर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसके अंदर क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया तो इसका अगर फॉर्मूला की बात करूं तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सा स्ट्रक्चर याद कर लो। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, इसमें दो स्ट्रक्चर आएगा। एक पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम से कम होगा, या इसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके अंदर दूसरा जब इंडिपेंडेंट क्लॉज डालोगे, जब दूसरे को जोड़ोगे, उसके अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन दोनों को जोड़ा जाता है, इनको जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस में बनाया जाता है। और जब इनको जिस चीज से जोड़ा जाता है वो क्या होते हैं? जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं। कंजंक्शन हमको एक पढ़ना है, जो शब्द का भेद है, ठीक है ना। इनको जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं, और जो कंजंक्शन इनको जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। बेसिकली ये एंड से, बट से, और से या सो से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसा जो सेंटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो ध्यान रहेगा, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज सही से सीख पाओगे, डिपेंडेंट क्लॉज सही से सीख पाओगे, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आसानी से सीख जाओगे, कंपाउंड सेंटेंस आसानी से सीख जाओगे। तो इनको सीखने का बेस क्या है? इनको सीखने का बेस है सबसे पहले शब्द के भेद, कंजंक्शन आपको पता है, क्लॉज आपको पता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फाइंड करने आता है, तो फिर कंपाउंड सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसके पहले की चीज अगर आपके दिमाग से स्किप कर जाएगी तो सेंटेंस के बड़े बड़े स्ट्रक्चर देख के आपका दिमाग पर छक्का उठ जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप सिस्टम से इसको सीखो। यहां जो कंजंक्शन कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन का एक टाइप है। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, और स्पेशली उसमें एंड, बट और सो से हम उसे जोड़ते हैं। ये चार नाम याद रख सकते हो। इसके बाद आता है तीसरा कैटेगरी, सिस्टम से याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वन इंडिपेंडेंट और इसके साथ एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं, लेकिन पहले आप समझो। इसमें क्या, एक इंडिपेंडेंट, इसके क्या है? दो इंडिपेंडेंट, इसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट का मिक्सचर आ गया। और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, इसमें दो इंडिपेंडेंट प्लस एक और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। समझ में आया? तो ये इस तरीके के टाइप में बटा हुआ होता है संरचना के हिसाब से, जो इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कैटेगराइजेशन है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कैटेगराइजेशन था, इसके पहले वाला फंक्शन के हिसाब से कैटेगराइजेशन था सेंटेंस का। सेंटेंस का नामकरण है। अब जैसे अगर मैं बोलूं आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर मैं बोलूं सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, मैं आपसे पूछूं क्या ये क्लॉज है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर क्लॉज है। कैसे पहचानोगे? सी दिया हुआ है, सिंग्स दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट और सिर्फ आपको एक वर्ब देखना है, ठीक है ना। ये वेल जो है यहाँ पे एडवर्ब है। तो मैं अभी इसके टाइप में नहीं जाऊंगा, शब्दों के भेद में नहीं जाऊंगा। शब्दों के भेद में तो तब चलेंगे जब पार्ट ऑफ स्पीच पूरा सीखेंगे, जब एक एक शब्द सीखेंगे तो साथ में वो भी सीखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब की। तो ध्यान से देखिएगा कि एक सब्जेक्ट है सी, सिंग्स है आपका वर्ब, ठीक है ना। ये पहचानने मुझे अंदाजा सबको आता होगा। ये सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो ये क्या क्लॉज है? क्लॉज है। क्या अपनी मीनिंग में पूरी तरीके से कंप्लीट है?
कंप्लीट है, तो आप क्या ये कह सकते हो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये अलग से रखा गया है, स्टैंड अलोन है, तो क्या हम इसको सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं? आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल सर बोल सकते हैं, जैसा आपने डेफिनेशन बताया उस हिसाब से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब जरा ध्यान से देखो दूसरे में, सी सिंग्स वेल्स, ये यहीं पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एंड ही प्लेज द गिटार, वो गिटार प्ले करता है। तो जैसे सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है, अगर मैं बोलूं ही प्लेज द गिटार और वो अच्छा गिटार बजाती है, तो वो अच्छा गाती है और अच्छा गिटार बजाती है। तो दूसरा जो क्लॉज है ही के साथ प्लेज, सी के साथ सिंग्स और ही के साथ प्लेज, तो एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दूसरा क्लॉज। ये अपनी मीनिंग में इंडिपेंडेंट है और ये भी अपनी मीनिंग में इंडिपेंडेंट है। वो गिटार बजाता है, इसको मीनिंग के लिए या अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी को सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो जोड़ा हुआ है एंड से। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड से, बट से, और से, सो या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आया? उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अब जरा इसमें आओ, इसमें लिखा हो ऑल दो सी वॉज टायर्ड, यद्यपि वह टायर्ड है, यद्यपि वह टायर्ड है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यद्यपि, ध्यान से देखना, वह टायर्ड है, वह थकी हुई है, थकी हुई है। तो यहां पे देखो ये एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, तो क्लॉज तो है ये। लेकिन अगर मैं लिख दूं यद्यपि वह थकी हुई है, तो इस क्लॉज को क्या बोलोगे? इस क्लॉज को आप ये बोलोगे ना कि भाई ये मीनिंग में पूरी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आगे वह थकी हुई अगर लिखता तो ये मीनिंग में पूरी हो जाती। लेकिन अगर मैं इस ऑल्दो के साथ पढ़ रहा हूं, ऑल्दो सी वॉज टायर्ड, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है, ऑल्दो सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई है, यद्यपि वह थकी हुई है, तो आपको समझ में आएगा कि बात पूरी नहीं हुई, अभी अधूरी है। तो जब अपनी बात पूरी करने के लिए वो डिपेंडेंट हो तो उसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सी कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अगर यहां पे वर्ब देखोगे, यहां पे सब्जेक्ट देखोगे और यहां पे वर्ब देखोगे कि सी कंप्लीटेड, ये सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। इसको अगर मैं अलग से पढ़ूं कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो मीनिंग में कंप्लीट है, मीनिंग में कंप्लीट है, इसमें कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट जुड़े हुए होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, अभी तो एग्जाम्पल में मैंने एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट लिया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। जैसे लिखा है ऑल्दो सी वॉज टायर्ड, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। सी कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट किया। एंड देन सी वेंट टू बेड, और उसके बाद वो बेड पे चली गई। तो उसका बेड पे जाना मीनिंग में अपने आप में कंप्लीट है, उसका काम पूरा करना मीनिंग में अपने आप में कंप्लीट है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यहां से जुड़े हुए हैं। ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो सेंटेंस का क्या टाइप हो गया? ये हो गया आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये किस बेसिस पे है? ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे, संरचना के बेसिस पे है। और इसी चीज की जरूरत पड़ेगी जब आप नाउन पढ़ते हो। तो नाउन में आप ध्यान से देखो, नाउन के चैप्टर के एंड में जो है आप जब जाते हो तो बड़े बड़े सेंटेंस मिलते हैं। तो वो आपके सिंपल सेंटेंस बहुत कम मिलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकते हैं, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकते हैं। तो इनको आपको पहचानना थोड़ा आना चाहिए, इनको आपको थोड़ा पहचानने आना चाहिए। अगर इनको थोड़ा पहचानने आपको आता है, इसका मतलब है कि आप ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर इनको सही से नहीं पहचानोगे तो ग्रामर के क्वेश्चन को उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। मैं अपनी इस पूरी सीरीज में आपको यही बात बताने वाला हूं कि हर चीज को अपने को सिस्टम से पढ़ना है, और उस सिस्टम से हम ग्रामर को इस तरह पढ़ें कि हमारे पास जब ग्रामर से कोई क्वेश्चन आए तो हमसे ग्रामर से क्वेश्चन से कोई गलती ना हो। होता है यार, हम मतलब हिंदीबाजी बच्चे होते हैं, हमें ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है ना? तो ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखना चाहूंगा। इसके बाद अभी एक लेक्चर और मेरे को बेसिक्स में लेनी है, ठीक है ना, जिसमें हम अभी आपको बता रहे हैं कि हम चैप्टर पे मूव करने से पहले अभी आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। अभी मैं आपको पहले सब्जेक्ट सिखाऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट सिखाऊंगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने सेंटेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के अंदर कैसे पहचाने सब्जेक्ट को, कैसे पहचाने ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तीन तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। तो तीनों तरीके के ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने सेंटेंस के अंदर, ये सब पहचानने नहीं आएगा तो ग्रामर के क्वेश्चन भी सही से नहीं लगते हैं, फिर वो आधा अधूरा ज्ञान वाला बात हो जाता है। उसके बाद फिर मॉडिफायर्स की बात करेंगे। जब मॉडिफायर्स की बात करते हैं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस के अंदर मॉडिफायर पहचानने
पहचानना होता है। इसमें हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, इसमें हम एडवर्ब की बात करेंगे और कैसे हम मॉडिफायर्स को पहचानें, ठीक है ना। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स हम सीखेंगे, जैसे हम व्हाट को सीखेंगे शुरू में ही, हु को सीखेंगे, हुम को सीखेंगे, वेयर को सीखेंगे, व्हेन को सीखेंगे शुरू शुरू में ही, ठीक है ना। हाउ को सीखेंगे। तो ये जो व्हाट, हु और हुम है, इसका इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। जब हम वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच ये सब डिस्कशन करते हैं तब हम मॉडिफायर्स वहां से सीख पाते हैं। तो WH वर्ड इंपॉर्टेंट सीखना बहुत जरूरी है, जो अगली क्लास में मैं कवर करूंगा। इसके बाद एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है वो भी स्टार्ट में ही डिस्कस करूंगा। चैप्टर हम लेट स्टेज में पढ़ेंगे, लेकिन एक्टिव स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल होता है या एक्टिव सेंटेंस कब बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस कब बोलते हैं, शुरुआत में उसकी थोड़ी झलक आपके पास होनी चाहिए। डायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी भी झलक शुरुआत में ही होनी चाहिए, क्योंकि जब नाउन के क्वेश्चन आने लगेंगे तो उसमें एक्टिव स्ट्रक्चर भी आएगा, पैसिव स्ट्रक्चर भी आएगा, उसी में डायरेक्ट नरेशन भी होगा, इनडायरेक्ट नरेशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर शुरुआत में थोड़ा सा आप पढ़े रहोगे तो जो चैप्टर वाइज मूव करते हो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो बेसिक्स में अपने को 2 क्लास कवर करनी है, ये वाली जो सेक्शन है हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ में मैं आपके क्लासेस पे बहुत, मतलब आपकी उम्मीदों पे बहुत खरा उतरूंगा। और अभी ये मेरी पहली क्लास है। क्लास अगर नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। क्लास में कोई कमी आपके एंड से लग रही हो तो मेरे को बताइएगा। 9696102401 ये मेरा नंबर है। सारे बच्चे इससे कनेक्टेड हो मेरे से डायरेक्टली भी, आप मेरे को बताना। इस पर्टिकुलर आज की क्लास से अगर कुछ ना समझ में आया हो, जिसमें आपको लगता है कि और एक्सप्लेनेशन की नीड है, वैसे ये जो मैं अभी बेसिक्स कवर कर रहा हूँ ये ओवरऑल मैं आपको एक समरी देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ कि जो ग्रामर है आपका एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे चीज़ें मूव कर रही है और फिर कैसे हमको आगे की तरफ चलना है। समझ में आया। हम इस चीज़ को लेके जब दूसरा लेक्चर आपको कवर करेंगे तो थोड़ा और बढ़िया पिक्चर आपका ग्रामर का खुल के आएगा। देन फिर चैप्टर वाइज जब मूव करना चालू करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आना चालू होगी। इसको जो है एक बार की जगह 2 बार आप इस वीडियो को सही से देखिएगा, अपने हाथ से इसे अच्छे से नोट्स बनाइए जो है, क्योंकि 2026-27 की तैयारी कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरे बैच का कोई भी बच्चा ऐसा हो जो 40 से कम स्कोर करे प्री में और मेंस में 130 से कम स्कोर करे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर।